नमस्कार। मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है अनुसंधान के अन्य मूल तत्व, जिस पर हमने कल भी विचार किया था, कल भी बात की थी। इस पर मैंने विभिन्न बिंदुओं पर आपको इसके बारे में बताया था। आज जो कुछ बिंदु छूट गई थी उस पर आज हम विचार करेंगे, जैसे कि वैज्ञानिक पद्धति, नवीनता एवं मौलिकता, तर्कसंगत विभाजन और प्रतिपादन और शैली। तो जैसे कि यहाँ पर पहले मैंने कल बताया था आपको कि सत्यान्वेषण और निरपेक्ष दृष्टि होनी चाहिए, और चिंतन मनन करके ही हम कोई भी अनुसंधान का कार्य हम करते हैं। ये सब मूल तत्वों को ध्यान में रखते हुए हम अपना शोध कार्य करते हैं। तो आज का है पहला टॉपिक कि वैज्ञानिक पद्धति होती क्या है करके। तो निरपेक्ष दृष्टि से हम सत्यान्वेषण के भंग पर प्रस्तुत शोधार्थी ज्ञान को क्रमवार व्यवस्थित कर एक निष्कर्ष पर पहुंचाता है। इस प्रकार शोध तर्क, प्रमाण या व्यवहार पर आश्रित होकर ज्ञान को नए स्वरूप का उद्घाटन करता है। जो वैज्ञानिक पद्धति है, निखरे हुए तत्वों को संजोकर एक मोटा पुलिंदा तैयार करना शोध प्रबंध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शोधार्थी जो कुछ भी कहता लिखता है वह सप्रमाणित संदर्भ वह टिप्पणी देकर, अर्थात संदर्भ स्रोतों को संजोकर क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित ज्ञान के सहारे सत्य तक पहुंचना ही एक विज्ञान का गंतव्य है। बिना संदर्भ सूची के वह समीक्षा नहीं लिख सकता है, शोध को स्वरूप नहीं दे सकता है। तो शोध को बिना प्रमाण, तर्क एवं संदर्भ के बिना किसी भी तथ्य को सत्य तक नहीं बना सकता है। जैसे मैंने बताया, वैज्ञानिक पद्धति की हमें उसे प्रमाणित करने के लिए हमें किस प्रकार से क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि कहीं से भी हम कोई भी संदर्भ ग्रंथ ले रहे हैं तो उसे प्रमाणित रूप पर हम उसे एक वैज्ञानिक पद्धति से हम उसे प्रमाणित रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति के लिए आवश्यक है कि विषय सामग्री का संकलन, संपादन कर उसके अंगों, उपांगों या प्रवृत्तियों और विशेषताओं के क्रमबद्ध हम विवेचन विश्लेषण के द्वारा ही हम तर्क आश्रित और संदर्भ सहित हम व्याख्या इस पर करते हैं। तो इसमें हमें ज़रूरी है वैज्ञानिक पद्धति में कि हमें कोई भी वैज्ञानिक पद्धति में काम करना है तो हमें संदर्भ ग्रंथ देना ही देना आवश्यक होता है। इसके बिना हम कोई भी वैज्ञानिक पद्धति नहीं कर सकते, इसलिए अत्यंत आवश्यक है हमें इसमें संदर्भ ग्रंथ सूची को देना आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि नवीनता और मौलिकता क्या होती है। अनुसंधान की पहचान हम नए तथ्यों के उद्घाटन से है, जो कि उसे मौलिकता प्रदान करती है। इसके अभाव में शोध तथ्यों के संकलन और उसका एक दिग्दर्शन ही बनकर रह जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि शोध करने के लिए हमें संदर्भ ग्रंथ में हमें क्रमबद्ध ऐसा जमाव या रख रखाव आवश्यक होता है जो कि विषय को एक तर्क, बुद्धि और प्रमाण की मुहर लगाता हुआ और उस मुकाम तक पहुंचा देता है जो कि एक नई जगह को वह, अर्थात जिसकी किसी पर भी दृष्टि नहीं गई है आज तक। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिसका अंश छूट जाता है, जिस पर आज तक किसी की दृष्टि नहीं गई है, तो वहाँ तक हमें उसे पहुँचना है। तो हम वहाँ पर कोई ना कोई तरीके से हम पहुँचते हैं और उसको नवीनता और निखारता लाकर अपनी बुद्धि से उसे हम आगे लाने का, या उसे हम जो ज्ञान के अंधकार में जो लुप्त हो गया था उसको हम लाने का प्रयास करते हैं। और उसको यही होती है कि नवीनता ही शोधार्थी की मौलिकता बन जाती है। इसके साथ ही वह उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विषय को एक नए सिरे से मूल्यांकन या विवेचन करना भी इस शोध की नवीनता और मौलिकता हम कही जा सकती है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि शोध को नवीनता या मौलिकता का आश्रय, मतलब बोल सकते हैं कि नवो उन्मेषित करना है, जिस पर आज तक नहीं लिखा गया है, या उस पर नव संसाधन या अथवा जिस पर लिखा गया है उसको नए सिरे से एवं छोर के विचार पर अपना सूत्रपात शोध की नवीन दृष्टि एवं मौलिक सृष्टि कहा जाएगा। तो हमें किस प्रकार से हमें शोध ग्रंथों को उदाहरणों या सूचकों तथा विज्ञानकों के मतों के अनुसार हम उसे प्रमाणित करते हुए हम लिखते हैं।
होते हैं। तो शोध का प्रत्येक वाक्य, पद या उद्धरण सत्य का संवाहक हो या आवश्यक है कि, लेकिन इस हेतु प्रत्येक वाक्य, पद या उद्धरण में मौलिकता का अन्वेषण करना संभव नहीं है। तो शोध में हमें निष्कर्ष अर्थात उद्देश्य की सिद्धि ही नवीनता और मौलिकता को प्रकट करती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्रत्येक वाक्य हो गया या पद हो गया, उसको हम उदाहरण के द्वारा या हम उसे नवीनता लाने के लिए हमें इन चीज़ों की सहायता लेनी पड़ती है, जिससे हम उसे एक नवीन और मौलिक एक रूप रचना या उसका एक हम उसको एक रूपरेखा देते हैं। तो वस्तुतः हम कह सकते हैं कि मौलिकता निष्कर्ष अर्थात अंतिम बिंदु पर जाकर वह पूर्ण होती है, लेकिन इसके प्रत्येक पद वह मान्यता भी इसी पद की ओर गमन करते हैं, अर्थात वह नवीन एवं मौलिकता के अंश है या अंश ही नहीं है। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि एक कोरी कल्पना और जड़ जनश्रुति या मौलिकता के मार्ग में बाधक बनते हैं, उसी प्रकार से साहित्य के शोध में भी कल्पना का आश्रय सत्य को छूने और सौंदर्य को निखारने तक को ठीक है, लेकिन उसकी मौलिकता समझ लेने में कठिनाई होती है। कभी कभी साहित्यकार के हमें विचारों को भी या उनकी रचनाओं को भी खोजकर अपनी कल्पना और एक सामंजस्य से उसे लिखना पड़ता है। तो यह इसी प्रकार से मैंने बताया आपको कि कल्पना और एक सामंजस्य किस प्रकार से हम बैठाते हैं अपनी कोई भी रचना को करने के लिए। तो वह एक पहले क्या बोलते हैं, हमारी कोरी कल्पना रहती है, फिर उसमें हम विभिन्न कल्पनाओं के माध्यम से हम उसमें नवीनता या मौलिकता लाने का प्रयास करते हैं उस साहित्य में करके। तो यह थी नवीनता और मौलिकता। नेक्स्ट आता है हमारा तर्क सम्मत विभाजन। क्या होता है कि शोध का विषय भी हो या उसका प्रारूप प्रस्तुत करते समय तर्क सम्मत विभाजन और अध्याय के अनुरूप वर्गीकरण है उसके प्रभाव और गरिमा को उद्दीप्त करता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि शोध की गहराई क्रमबद्ध विवेचन विश्लेषण पर आश्रित होती है, इसलिए किसी भी शोध के प्रारूप का हम तर्क सम्मत विभाजन और शीर्षकों व उपशीर्षकों को हम क्रमवार वर्गीकरण करके हम उसे शोध का यह हमारा प्रथम एवं मूल विशेषता होती है। मतलब हमारी यह पहली ही एक बोला जा सकता है सीढ़ी होती है, जिससे हम तर्क सम्मत विभाजन करके हम उसको एक अपने शोध को हम किस प्रकार से शीर्षकों और उपशीर्षकों में विभाजित करके हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं। मतलब बोल सकते हैं एक सिनॉप्सिस तैयार करने की हमारी विधि होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। यहाँ पर फिर जैसे मैंने बताया कि तर्क सम्मत हम विभाजन करते हैं शीर्षकों और उपशीर्षकों में। फिर यह होता है जिस प्रकार शोध का यह क्या बोल सकते हैं हम, ये प्रथम हमारा पथ प्रदर्शक होता है, यह हमारी एक नींव होती है जिस पर हमें कार्य करना पड़ता है इस नींव के आधार पर। तो यह हमारा तर्क सम्मत विभाजन और वर्गीकरण जितना क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित और सुसंगठित या संतुलित और होगा उतना ही हम उसको वैज्ञानिक और प्रमाणित वह होगा। तो इसलिए हमें शोध प्रारूप का तर्क सम्मत विभाजन और अध्यायवार शीर्षक या उपशीर्षकों में हमें क्रमिक वितरण और सत्य के लक्ष्य तक पहुंचाने में वह हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है। तो तर्क सम्मत विभाजन और वर्गीकरण एक ऐसा सुसंगठित और क्रमबद्ध हो कि उसे हमें उसमें फिर पुनरावृत्ति की आवश्यकता या गुंजाइश ही ना हो। तो इस प्रकार से हम अपनी रूपरेखा या तर्क सम्मत विभाजन करें कि वह अपने आप में ही एक मतलब भी वह संतुलित रहे और सुव्यवस्थित रहे कि उसमें हमें फिर से बदलाव करने की आवश्यकता ही ना पड़े। ये चीज़ फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ एंड लास्ट है मूल तत्वों का। ये हमारे कम से कम हमने 10 पॉइंट इसमें पढ़ लिए हैं कि अनुसंधान के तत्व क्या क्या होते हैं। अब लास्ट पॉइंट है हमारा प्रतिपादन और शैली क्या होती है। तो कोई भी मतलब समीक्षा या शोध हो, प्रतिपादन शैली का महत्व अत्यंत उल्लेखनीय होती है। साहित्य और भाषा विज्ञान जैसे विषयों में जो अन्य विषयों की तुलना में प्रतिपादन शैली का महत्व और भी बढ़ जाता है। शोध में गंभीर विवेचना एवं अन्वेषणा के कारण प्रतिपादन शैली गरिमा युक्त होती है, प्रभाव उत्पादक एवं विचारों को समग्र ढंग से प्रेषित करने एवं समक्ष उसके समर्थन होती है। यदि विषय प्रतिपादन में कोई अल्पता आई या तो कोई शोध की गरिमा में अगर आ जाना सहज है, साहित्य और भाषा विज्ञान में तो भाषा शुद्धि व्याकरण समस्त जरूरी होता है, जबकि हमें अन्य विषयों की ऐसी शिथिलता भी काम चल सकती है।
है। अन्य विषयों में हमें वस्तुओं को केंद्रित विवेचन के कारण ही हमें आत्मपरकता की अवहेलना हो जाती है। लेकिन साहित्य से संबंधित अगर जब हम शोध में वस्तु और आत्मपरकता के संतुलन भी हमें प्रतिपादन शैली की विशिष्टता बनकर हमें अवतरित होती है। लेकिन इसकी प्रचुरता हमारे शोध की गरिमा को कम कर देती है। और प्रतिपादन शैली को के अंतर्गत हम देखते हैं कि सरल एवं सहज, स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुबोध और अर्थ गौरव और उसके सामंजस्य संबंध और औचित्य का आश्रय आदि अपर्याय है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि भाषा शैली इतनी सरल एवं सहज भी ना हो कि शोध भी हमारी गुरु और गरिमा क्षतिग्रस्त हो जाए। इसलिए हमें कहीं ना कहीं क्लिष्ट भी ना हो और वो इतना जटिल भी ना बन जाए कि लोग उसे सहज से समझ ना पाए। इसलिए जहाँ तक हमें आवश्यक है कि हमें मतलब जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे अलंकार के प्रमुख कवि, मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि जिनका नाम आपने सुना होगा, रीतिकाल के कवि में केशव, जो कि कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जाने जाते हैं। तो वह उनके अलंकारों को पढ़ो तो वह बहुत सरल एवं सहज नहीं है। उनको अगर समझना है तो हमें बहुत कठिनाई होती है और अन्य चीज़ों को पढ़ना और उनके अर्थों को समझना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसी प्रकार हमारी प्रतिपादन शैली भी इस क्रम में हो कि वह ज़्यादा विरोधाभास भी ना हो और संकट उत्पन्न भी मत करे और वह सरलता से, सहजता से लोगों को समझ आए। इस प्रकार के हमें शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। तो जितने भी हम मूल तत्व देखे हैं अभी तक, तो हमें ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अनुसंधान के कार्य को करना पड़ता है। तो ये हमारे शोध कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। आज का यहीं पर टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार।